आज हम करेंगे पाठ राजस्थान की रजत बूंदें। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। अनुपम मिश्र जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं इस पाठ के बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करूं, वर्ड टू वर्ड आपको समझाऊं, तो आपको ये पूरा पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, पहले पाठ के नाम का अर्थ देख लेते हैं। राजस्थान की रजत, रजत का मतलब होता है चांदी जैसी, सिल्वर कलर की, बूंदे मतलब बूंद। अब जो पानी की बूंदें होती हैं वो सिल्वर कलर की होती है। लेकिन पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत में एक ऐसा स्थान है जहां पर पानी की बहुत कमी होती है। कौन सा स्थान? राजस्थान। राजस्थान एक ऐसा एरिया है जिसमें पानी की कमी अक्सर देखने को मिलती रहती है। लेकिन भगवान ने, कुदरत ने कुछ ऐसा करिश्मा किया है, कुछ ऐसा अपना चमत्कार दिखाया है कि राजस्थान में अलग तरह की बूंदें या अलग तरह का पानी इन्हें मिल जाता है, और वो भी मीठा। मतलब कैसे मिल जाता है? दरअसल ये होता बारिश का पानी ही है जो पूरे साल राजस्थान वासियों की प्यास बुझाता है। आखिर ये कैसे होता है? मतलब अगर राजस्थान को छोड़कर बाकी शहरों, बाकी देश, बाकी जो राज्य हैं उनकी बात की जाए तो बारिश का पानी कितना इकट्ठा किया जा सकता है? शायद थोड़ा बहुत, थोड़ा और ज्यादा, मतलब जितनी आपकी सोच है उसे आप थोड़ा और ज्यादा मान लो। लेकिन क्या वो पूरे राजस्थान की प्यास बुझा सकता है? कितने दिन बुझा लेगा? वही बारिश का पानी हो सकता है कि 2 दिन चल जाए, वही 2 महीने तक भी चल जाए। लेकिन बाकी के जो 10 महीने हैं वो कहां गए? वो उनमें प्यास कैसे बुझेगी? लेकिन राजस्थान में एक ऐसी टेक्निक है जो बारिश का ही पानी होता है, जो पूरे साल राजस्थान के वासियों की प्यास बुझाता है। आखिर ये कैसे होता है आपको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं। इसी बात को लेकर ये पूरा पाठ है जो लेखक ने समझाया है। मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर कुछ चित्र दिया है, उस चित्र को एक बार समझ लेते हैं, उसी से आपको समझ में आ जाएगा पूरा पाठ कि आखिर वो पानी इकट्ठा होता कैसे। देखो, दरअसल ये आप मान लीजिए कि ये जमीन है, ठीक है, जमीन है, ये कुआं है, कुआं नहीं वैसे ये कुई है। कुआं और कुई में फर्क क्या होता है? कुआं होता है बड़ा, बड़े रूप में, और जो कुई होती है वो छोटे रूप में होती है। तो या यूं कह लीजिए कुएं का आधा रूप होती है, आधा रूप ये है कुई, ठीक है, इसको कुई मान लीजिए। ये ऊपर बादल है जो बरसात कर रहे हैं, बादल की वजह से बरसात हो रही है, और बरसात का जो पानी है, अब राजस्थान में सारी तरफ रेत ही रेत है। अब जो पानी है वो कहां जाएगा? वो रेत में समा जाएगा। मान लीजिए ये जमीन है, और ये जमीन के नीचे क्या होता है? रेत ही होती है, मिट्टी ही होती है। तो वो मिट्टी है, ये जो लाल लाल कण देख रहे हो आप, ये सब मिट्टी मान लीजिए। अब इससे भी अगर हम नीचे जाएं तो ये जो आप देख रहे हैं ये नीले कलर में, ये पानी मान लीजिए, ये क्या है? ये भूजल है। भूजल का मतलब जो धरती के नीचे जो पानी बहता है, आप उसको यहां पर मान लीजिए, ठीक है। ये धरती है और ये धरती के काफी नीचे पानी मान लीजिए। अब ये क्या है? ये कैसा पानी है? ये खारा पानी है। क्यों? क्योंकि भूजल अक्सर खारा ही होता है। तो उस खारे पानी से प्यास तो बुझती नहीं। तो यहां का पानी, इस मतलब ये जो भूजल का पानी है, ये राजस्थान की प्यास तो बुझा नहीं सकता। तो अब क्या होता है, राजस्थान में जब बरसात होती है या कहीं पर भी बरसात होती है, तो वो जो पानी होता है वो रेत में समा जाता है। रेत में समाने के बाद रेत गीली हो जाती है, भीग जाती है, नमी आ जाती है रेत में, और धीरे धीरे वो पानी कहां जाता है? ऊपर जो पानी होता है, ऊपर जो सतह पर पानी होता है, वो तो सूरज सोख लेता है, ठीक है। लेकिन जो नीचे धरती के नीचे जा चुका है पानी, वो धीरे धीरे नीचे जाते 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 वो भूजल में समा जाता है। भूजल में समाने के बाद वो खारा हो जाता है, उसका भी कोई काम नहीं होता। तो ये होता है अक्सर हर जगह पर। लेकिन राजस्थान में कुछ अलग है। राजस्थान में एक पट्टी चल रही है। कैसी पट्टी है ये खड़िया पट्टी, इसको खड़िया पट्टी कहते हैं। और ये राजस्थान में हर जगह तो नहीं है, लेकिन काफी जगहों पर है। और ये जो पट्टी है ना, ये कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं है कि 1 गज, 2 गज, 4 गज या 100 गज, ऐसी नहीं है। काफी दूर तक, कई कई किलोमीटर तक वो फैली हुई है। ये जो खड़िया पट्टी है ना, इसका बड़ा योगदान है, इसका बड़ा महत्व है। अब इस खड़िया पट्टी के होने पर क्या फायदा होता है? अब बरसात का पानी तो यहां पर भी आता है, रेत में समा जाता है। रेत में समाने के बाद जो ऊपर का पानी होता है वो तो सूरज सोख लेता है, जो ऊपर सूरज है वो ऊपर का पानी सोख लेगा। लेकिन जो मिट्टी में अंदर समा गया है पानी, वो भूजल में नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? आप समझ ही गए हैं क्योंकि यहां पर खड़िया पट्टी है। खड़िया पट्टी इस पानी को यहीं पर ही रोक लेती है। अब क्या होता है? अब जो ये नमी है ना, ये जो गीलापन है मिट्टी में, ये बना रहता है जब तक इसका पानी सूख ना जाए या इसका पानी निकाल ना लिया जाए। अब निकलेगा कैसे? इसके लिए यहां पर कुई बनाई जाती है।
कुई बनाने से फायदा क्या होता है, आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे आपके घर में भी कहीं छतों से पानी रिसता है, होता है ना कई बार आपकी जो दीवारें हैं वो सीलन से गीली हो जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा, आपने आपके घर में नहीं देखा होगा, किसी और घर में देखा होगा। वो कैसे होता है? वो दरअसल ऊपर जो छत है ना, उसमें पानी रुका हुआ होता है। वो पानी कहीं से तो निकलेगा ना, वो धीरे धीरे वो दीवार में समा कर आपको ऐसा लगने लगता है कि दीवार गीली हो गई है। वो इसीलिए होता है क्योंकि छत पर पानी रुका हुआ है और वो दीवार गीली हो जाती है। और अगर बहुत ज्यादा पानी हो तो आपने देखा होगा दीवार में छोटी छोटी बूंदे भी बन जाती हैं, वो बूंदे इकट्ठी होने लग जाती है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। यही टेक्निक यहां पर काम करती है। यहां पर कुई बना दी जाती है और कुई जैसे दीवार होती है वैसी ही कुई, मतलब अच्छी सीमेंट से वो पोत दी जाती है। अब क्या होता है, अब यहां आसपास नमी है, गीलापन है, तो ये जो नमी है ये अब कहां जाएगी? ऑब्वियस बात है इस दीवार पर भी लगेगी। कुई की जो दीवार है वो दीवार को लगेगी और जो दीवार से लगकर ये जो दीवार है ये नमी से युक्त हो जाएगी, या यूं कह लीजिए आपकी भाषा में सीलन आ जाएगी। इसमें सीलन आने के बाद जब थोड़ी बहुत होगी तो वो दीवार गीली करेगी, लेकिन नमी बहुत ज्यादा मात्रा में हुई तो वो दीवार को गीला ही नहीं करेगी, भिगाएगी ही नहीं, सीलन ही नहीं आएगी, बल्कि वो उसमें से पानी भी टपकने लग जाएगा, यानी एक एक बूंद भी आने लग जाएगी। एक एक बूंद आती आती यहां पर इस कुई में इकट्ठी हो जाती है। ठीक है। अब इकट्ठी हुई, लेकिन ये एक साथ नहीं आती, ये एक एक बूंद करके, यानी लगभग 24 घंटे में, एक दिन में यहां पर इतना पानी आ जाता है कि 3-4 बाल्टी को इकट्ठा किया जा सके। 3-4 बाल्टी यहां पर इकट्ठी हो जाती है। राजस्थान के लोग क्या करते हैं, इस कुई में से वो 3-4 बाल्टी निकालते हैं। 3-4 बाल्टी पीने के लिए एक दिन में बहुत होता है। उनका जो परिवार है बहुत अच्छे से पानी की प्यास बुझा सकता है, तो इतना पानी उनके पास हो जाता है। अब क्या करते हैं, अब अगले 24 घंटे का इंतजार करते हैं। मतलब वो पानी निकाल लिया गया, अब उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन नमी यहां पर खत्म थोड़ी हुई। नमी तो बहुत ज्यादा मात्रा में है और ये कई कई किलोमीटर तक है। तो वो जो नमी है ना, वो धीरे धीरे करके हर रोज 3-4 बाल्टी इकट्ठी करके, या यूं कह लीजिए 3-4 बाल्टी यहां पर पानी आ जाता है उस नमी के कारण, और वो पानी निकाल लिया जाता है। हर रोज ऐसा होता है। और अगर साल में एक बार अच्छे से बरसात हो जाए ना, तो पूरा साल इसमें पानी आता ही रहता है और पूरा साल उसमें से पानी वो लेते रहते हैं। तो ये टेक्निक बहुत काम की है, बहुत महत्व की है। किसकी वजह से होता है? ये सब खड़िया पट्टी की वजह से होता है। खड़िया पट्टी एक तरह की पट्टी है जो बहुत किलोमीटर तक फैली हुई है। ये सिर्फ राजस्थान की ही बात हो रही है, हर जगह ये स्थिति नहीं है, क्योंकि बाकी जगहों पर बरसात तो होती है, पानी भी आता है, नमी भी आती है, रेत में समा भी जाती है, लेकिन खड़िया पट्टी नहीं होने के कारण वो सारी नमी नीचे चली जाती है, उसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता। वो सब खारे पानी में मिलकर उसको भी खारा कर देती है, यानी मिक्स हो जाती है। तो यही सारी बातें हम पाठ में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बातें और भी हैं। कौन सी बातें? कि इस कुई का निर्माण कैसे किया जाता है, ये कुई बनती कैसे है। ये इतनी आसानी से नहीं बनती, इसके लिए तो लोग अपने प्राण तक न्यौछावर करते हैं। मतलब यूं कह लीजिए इसको बनाने में प्राणों का खतरा रहता है। अब ये बनाता कौन है? ये बनाते हैं चेलवांजी। इसी के बारे में बात है अभी पाठ के शुरू में। उसको भी पढ़ेंगे, उसको भी समझेंगे, लेकिन जितना पढ़ा है, जितना समझा है, उसको भी देख लेते हैं एक बार। देखो, पसीने से तरबतर। अब यहां जो पाठ शुरू हो रहा है ना, वो यहीं से ही हो रहा है कि जो चेलवांजी हैं, चेलवांजी क्या होता है? चेलवांजी जो कुई की खुदाई और चिनाई करने वाले लोग होते हैं, उनको चेलवांजी कहते हैं, चेजारो कहते हैं। दो नाम है इनके, चेलवांजी और चेजारो, ये दो नामों से पुकारा जाता है इनको। तो ये जो चेलवांजी या ये जो चेजार है ना, ये कुई का निर्माण करते कैसे हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये पहले पैराग्राफ में या पहले 2-3 पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद जो मैंने समझाया है वो पाठ शुरू हो जाएगा। देखो, पसीने से तरबतर, पसीने में तरबतर चेलवांजी कुई के भीतर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। 30-35 हाथ मतलब एक हाथ यहां से लेकर यहां तक अगर बात करें तो 30-35 हाथ की खुदाई नीचे तक हो चुकी है। आगे क्या हुआ? अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी। अब वो भी बात है कि पहले राजस्थान में तो वैसे ही भी गर्मी होती है, लेकिन आप जमीन के और नीचे जाए जा रहे हैं, तो क्या होगा? अब हवा तो है नहीं आसपास, तो क्या होगा? गर्मी और ज्यादा होती जा रही है। कुई का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। व्यास और घेरा क्या होता है? ये जो आप ये चित्र देख रहे हैं कुई का, ये व्यास है, मतलब ये जो गोलाई है, ये अंदर का जो एरिया है, इसको व्यास कहते हैं या घेरा भी कह सकते हैं। तो व्यास या घेरा ये बहुत संकरा है। संकरा मतलब बहुत छोटा है, सिकड़ा हुआ है। उखरू बैठे चेलवांजी। उखरू कैसे बैठा जाता है आपको मैं चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। ये जो चेलवांजी हैं, ये कुई की खुदाई कर रहे हैं, ये उखरू बैठते हैं। ये इस तरह से ही खुदाई हो सकती है। क्यों? क्योंकि इनके एक हाथ पीछे तो यहां दीवार ही आ जाती है, दीवार कह लो या ये मिट्टी कह लो, एक हाथ इस तरफ, थोड़ा सा ही गैप होता है बस। तो ये उखरू ही बैठना ही इनके लिए वो एक मुनासिब होता है या उचित माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब खुदाई तो इसी तरीके से हो सकती है। चलिए आगे बात करते हैं कि उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है, जैसा भी मैंने बताया। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। मतलब कुल्हाड़ी जो होती है ना, या कोई कस्सी होती है, इस तरह से उससे खुदाई नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि स्थान ही नहीं है, उसका तो हत्था ही इतना बड़ा हो जाता है। किसका? कुल्हाड़ी का या कस्सी का या और कई औजार होते हैं, उनका हत्था ही इतना बड़ा हो जाता है कि वो चलेगी ही नहीं, वो उसको
घुमाया ही नहीं जा सकता। इसीलिए अब क्या करते हैं वो छोटे औजार का प्रयोग करते हैं उसकी खुदाई करने के लिए। अब छोटा औजार है तो उतनी ही ज्यादा मेहनत भी लगेगी। तो यही लिखा हुआ है कि खुदाई यहां बसोली से की जा रही है। बसोली एक तरह का फावड़ा है, मतलब छोटा फावड़ा कह लीजिए, वो एक छोटा सा हत्था होता है, उसके आगे नुकीली चीज होती है, उससे खुदाई हो रही होती है। बसोली छोटी डंडी और छोटे फावड़े जैसा ही औजार होता है। नुकीला फल लोहे का होता है, नुकीला मतलब आगे का जो हिस्सा होता है वो लोहे का होता है, और जो पीछे हत्ता होता है पकड़ने का वो लकड़ी का होता है। वो यही लिखा हुआ है, और हत्ता लकड़ी का होता है। बच्चों लेखक का नाम मैंने क्या बताया था, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ ना, जल्दी से। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। आगे देखते हैं। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। मतलब अब नीचे की जो इतनी खुदाई हो चुकी है, चेलवान जी नीचे बैठे हैं, मैं आपको चित्र में भी दिखा चुका हूं कुछ इस तरह से। अब यहां पर गर्मी भी तो होगी, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब जो ऊपर की तरफ जो लोग बैठे हैं ना, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर अभी एक आदमी दिख रहा है आपको, लेकिन यहां पर 3-4 लोग होते हैं। ये 3-4 जो लोग होते हैं वो ऊपर बैठे रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक मुट्ठी भर रेत लेते हैं। रेत को क्या करते हैं, नीचे की तरफ फेंकते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होता है, जो नीचे की गर्म हवा है ना, वो प्रेशर से ऊपर की तरफ जाएगी, और जो ऊपर की जो ताजा हवा है वो मुट्ठी जो रेत भर फेंकी है उसी के प्रेशर के साथ वो ताजा हवा नीचे आएगी। मतलब ताजा हवा नीचे और जो गर्म हवा है जो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ भागती है। इससे क्या होता है, थोड़ा सांस लेने में आसानी हो जाती है। ये काम निरंतर चलता रहता है। यहां जो ऊपर लोग खड़े होते हैं ना, उनका यही काम होता है। अब जो रेत फेंकी जाती है वो उस चेनवांजी को भी तो लग सकती है, लगेगी, ऑब्वियस बात है। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक टोपी कह लीजिए, एक टोपी पहन लेते हैं। वो अच्छी खासी बड़ी टोपी होती है, जिससे होता क्या है, वो जो रेत के कण है ना वो उनके सिर में नहीं लगते, या कोई पत्थर आ जाए तो उसके सिर बचा रहता है। ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखिए, कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। उससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है, मतलब नीचे चली जाती है, और गहराई में जमा दम घोटू हवा, जो दम घोटने वाली गर्म हवा होती है ना नीचे की तरफ, वो ऊपर लौट जाती है, यानी प्रेशर के साथ वो ऊपर आती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं। वो बर्तन टोप की तरह पहन लेते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। मतलब अब वो खुदाई कर रहे हैं, नीचे नमी भी तो होती है ना, मिट्टी। अब आप अपने इलाके में भी कभी खुदाई करके देखना थोड़ी बहुत, तो उससे क्या होगा, वो जो मिट्टी होती है ना वो गीली निकलने शुरू हो जाएगी, या भीगी हुई या नमी से युक्त मिट्टी निकलनी शुरू हो जाएगी। तो अब वो तो और ज्यादा खुदाई कर चुके हैं, तो वहां तो एक तरह का कीचड़ निकल रहा है। वो कीचड़ अब, या यूं कह लीजिए वो मलबा निकल रहा है। वो मलबा, रेत का मलबा, वो अब जमा हो चुका है, उसके पैरों में आ रहा है। वो गीलीपन से थोड़ा खुदाई अच्छे से हो नहीं पाती है। तो वो क्या करते हैं, वो जो मलबा होता है ना, वो गीला, वो कीचड़ कह लीजिए, वो बाल्टी में भर देते हैं। बाल्टी कैसी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बाल्टी ऊपर से आ रही है रस्सी के माध्यम से। वो बाल्टी में कीचड़ भर दिया जाता है, या यूं कह लीजिए वो मलबा भर दिया जाता है, और जो ऊपर लोग खड़े होते हैं वो ऊपर की तरफ उसको खींच लेते हैं। अब ये बाल्टी इन दीवारों से भी तो टकराएगी, दीवार है और ऑब्वियस बात है यहां पर मिट्टी भी है, तो वो मिट्टी से भी टकराएगी। वो मिट्टी नीचे, वो जब टकराएगी तो वो मिट्टी भी नीचे गिरेगी। वो मिट्टी गिरती भी है, लेकिन ये जो टोप है ना वो उस मिट्टी से भी बचाव करता है। तो यही बात अब हम पढ़ेंगे। देखिएगा, देखो क्या लिखा है कि नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास, चेलवांजी जो आप समझ ही गए होंगे, कुएं की खुदाई करने वाले, तो उनके पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल कह लो, बाल्टी कह लो, दोनों में से कोई भी एक चीज। डोल वैसे चमड़े का बैग होता है, और बाल्टी भी कभी कभी उतार दी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं, गिरते ही होंगे। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। चेलवांजी यानी चेजारो, यानी एक ही बात है दोनों का मतलब। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग होते हैं। मतलब चेलवांजी या चेजारो होते कौन है, वो यहां पर लिखा हुआ था कि कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले लोग होते हैं, वो भी दक्षतम, यानी उनमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अच्छे से कुएं की खुदाई कर ले। हालांकि खतरा तो उनको भी होता है। यह काम चेजा कहलाता है। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारे घर में चेजा लगा हुआ है, इसको ही चेजा कहते हैं। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है, इतना आसान नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग है। यह छोटी भी केवल व्यास में है, मतलब ये छोटी जो है ना कुएं, वो सिर्फ व्यास में है। ये व्यास कहते हैं इसको, अंदर का घेरा, इस घेरे में ही वो छोटी है। बाकी जो गहराई की बात करें, ये तो कुएं जितनी ही मान लो, लगभग कुएं जैसी ही है। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है कि यह छोटी भी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है।
राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। मतलब अब कुएं की गहराई किस पर डिपेंड करती है, आइए मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। देखो यहां पर ये जो कुई है बनी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं, इसके नीचे खड़िया पट्टी है। ये खड़िया पट्टी पर डिपेंड करती है कि कुएं की गहराई कितनी होगी। मतलब अब कुएं की खुदाई करनी शुरू कर दी, अगर खड़िया पट्टी यहां मिल गई तो यहीं तक ही कुएं की खुदाई होगी, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, इससे कम भी नहीं होगी। इसीलिए यह डिपेंड करता है कि खड़िया पट्टी कहां पर है। खड़िया पट्टी अगर और नीचे होती तो कुएं की खुदाई और नीचे तक जाती, ये खड़िया पट्टी अगर और ऊपर होती तो कुएं थोड़ी और छोटी बनती। तो इस पर ही डिपेंड करता है। चलिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। और क्या अलग है कुएं में? कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। मैं पहले ही बता चुका हूं, समझा चुका हूं कि कुएं का जो जुड़ाव होता है या कुएं का जो पानी होता है वो भूजल से आता है, वो सीधा भूजल से जाकर जुड़ता है। कुएं ऐसा नहीं करती या कुएं में ऐसा नहीं होता। देखो क्या लिखा है, कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है। ये बात तो हम समझ ही चुके हैं। तब भी जब वर्षा ही नहीं होती तब भी वो वर्षा का पानी जोड़ती है। कब? जब वर्षा हो ही नहीं रही, सूखा पड़ा है, तब भी वो पानी जोड़ती जाती है, जमा हो जाते हैं उसमें। तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, सतह पर बहने वाला पानी भी नहीं है, और न ही भूजल वाला पानी है। ये तो बीच का मामला है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। वो पेचीदा पेचीदा मतलब मुश्किल, लेकिन ये पेचीदा मामला आप समझ चुके हो, इसी को हम पढ़ेंगे। अब देखो मरुभूमि में, मरुभूमि यानी जो सूखा मैदान होता है, यानी राजस्थान में अक्सर देखा हुआ है कि मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है, यानी कमी ही नहीं है इसकी। किसकी? रेत के विस्तार की और गहराई की। यहां वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। कितनी बरसात हो जाए, रेत में वो तुरंत समा जाती है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10 से 15 हाथ से 50 से 60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। मतलब 10-15 हाथ से लेकर 50-60 हाथ नीचे तक, इनमें से कहीं पर भी वो खड़िया पट्टी हो सकती है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऊपर से नहीं देख सकते हम उसको। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन, अब पता कैसे चलता है खड़िया पट्टी जमीन के नीचे है या नहीं है? क्योंकि राजस्थान, पूरे राजस्थान में तो ऐसा है नहीं, राजस्थान के कुछ इलाकों में ही है, और वो भी कुछ जगहों पर। तो कैसे पता चलेगा खड़िया पट्टी है या नहीं? तो क्या होता है, जब वहां पर कुआं खोदा जाता है, कुआं खोदते समय मिट्टी में परिवर्तन हो जाता है, या ये अनुभव के आधार पर लोग पहचान लेते हैं, या चेरमान जी पहचान लेते हैं कि नीचे खड़िया पट्टी है, यहां कुआं नहीं बनेगा, यहां तो कुएं बन सकती है। यही बात लिख रखी है। देखो कि ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है। अगर कुएं की बात करें तो 150 से 200 हाथ में पानी आ जाएगा। भूजल की बात कर रहे हैं तो भूजल आ ही जाएगा, पर वह प्रायः खारा होता है, होगा ही, इसीलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम करता है। मतलब खड़िया पट्टी आ गई है या खड़िया पट्टी है या नहीं है, इसमें पीढ़ियों का अनुभव काम करता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। मतलब बरसात का पानी एकदम से बैठ जाए तो मतलब क्या है? मतलब यह है कि सारा पानी नीचे की तरफ जा रहा है, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एकदम से ना बैठे, धीरे धीरे वो रेत के नीचे जा रहा है, इसका मतलब कोई रुकावट है, यानी हो सकता है यहां पर खड़िया पट्टी हो। यह अनुभव इस तरह से काम करता है। बच्चों रजत का मतलब मैंने क्या बताया था? पाठ के नाम में ही है। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से अभी तक भी सुन रहे हैं। आगे देखते हैं। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि यह पट्टी क्या करती है, वर्षा के जो जल है वो गहरे खारे कुएं जल में, खारे पानी में वो जाने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी, यानी वहां पर जितना भी वर्षा हुआ पानी है वो भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है, नमी बनकर रह जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। अब एक और नई बात सुनो, ध्यान से सुनना। देखो यहां पर ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था ना कि जो पानी है नमी में चला गया है, नमी के रूप में अंदर चला गया है, वो नीचे जाने से रुक जाता है। क्यों? क्योंकि खड़िया पट्टी नीचे है, ठीक है। लेकिन जो सूरज है वो ऊपर का पानी तो सोख ही लेता है, हर जगह ही सोखता है, लेकिन राजस्थान में ये भी काम नहीं करता, यानी वो सूरज भी इतना काम नहीं कर पाता। क्यों? ऐसा क्या है राजस्थान में? देखो ध्यान से समझो। जैसे और दूसरी जगह की बात करें या एक राजस्थान की बात करें, दोनों में अंतर है क्या? कि वहां के, यानी राजस्थान के जो रेत के कण हैं, ये मान लो रेत के कण हैं, रेत के कण पर अगर पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा?
अब ये पानी रेत के कणों को मतलब चिपका देगा। अक्सर देखा गया है कि रेत के कण है ना आपस में चिपक जाते हैं अगर पानी डाल दिया जाए, लेकिन राजस्थान के जो रेत के कण है ना वो कुछ डिफरेंट है, वो चिपकते नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहां दूसरे चित्र की बात करें, दूसरे तरफ देखो एक बार कि यहां पर रेत के कण हैं, अगर इनमें पानी डाल दिया जाए तो ये आपस में चिपक गए, आधे इस तरफ हो गए आधे इस तरफ हो गए, और जो बीच की जगह है ये वाली, ये जो बीच की जगह है ये खाली रह गई। अब खाली रहने से क्या होता है, आपने देखा होगा जमीन फट जाती है, आपने कई बार देखा होगा खेतों में, जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं। ये जमीन फटी हुई क्यों दिख रही है, क्योंकि रेत के जो कण है ना आपस में चिपक गए और जो बीच का एरिया था, वो बीच का जो स्पेस था वो खाली रह गया, और उसकी वजह से हमें लगता है कि जमीन फट गई है। अब क्या होगा, अब सूरज आएगा, सूरज अपनी गर्मी से नीचे तक पहुंच जाएगा, नीचे ऊपर की तो नमी सोख ही लेगा, बल्कि जो जमीन नीचे फट गई है वो नीचे तक उसकी किरणें जाएंगी और नीचे तक का पानी वो सोख लेगी, यानी वो सूरज की जो किरणें हैं वो नीचे तक का पानी सोख गई। अब राजस्थान की बात करते हैं, ये तो थी आम दूसरी जगह आम जिंदगी, ये अब मेंटोस जिंदगी की बात करते हैं। मतलब राजस्थान के कण क्या करते हैं, राजस्थान के कणों में अगर पानी डाल दिया जाए तो आपस में चिपकते नहीं है, भारी जरूर हो जाते हैं, वजन जरूर हो जाता है उनमें, लेकिन वो चिपकते नहीं है। तो वहां पर जमीन फटी हुई नहीं दिखेगी, जहां पर खड़िया पट्टी है खासतौर पे वहां पर जमीन फटती नहीं है। इससे क्या होता है, सूरज की किरणें आती है, ऊपर ऊपर की नमी ही सोख जाती है, नीचे तक जा ही नहीं पाती, तो नीचे का पानी नमी के रूप में हमेशा बना ही रहता है, यानी उनमें गीलापन हमेशा ही रह जाता है, ऊपर जो सूरज की किरणें वो सोख नहीं पाती। यही बात अब हम यहां पर पढ़ेंगे। देखो, रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं, वे अन्यत्र यानी दूसरी जगह मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं है। कहां पर, राजस्थान में। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है, मतलब जहां पर लगाव है यानी चिपकेंगे तो वो अलग भी होंगे, लेकिन जो चिपके ही नहीं वो अलग क्या होंगे, यही बात लिखी हुई है, जहां लगाव है वहां अलगाव भी होगा, लगाव का उल्टा अलगाव, ठीक है। तो जहां चिपकना है वहां अलग होना भी तो लिखा होगा, तो जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं, ये जगह छोड़ दी ना, अब जगह छोड़ दी, जगह छोड़ते हैं और इसीलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं पर भी लगा लो, आदि में वर्षा के बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में रेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। ये दरारें या ये कह लीजिए जमीन फटी हुई होना, ये इसका मुख्य कारण यही है। आगे देखते हैं, धरती की संचित नमी यानी धरती में जो संचित इकट्ठी हुई नमी है, इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। मतलब वो जो नमी थी अंदर, वो गैप आने की वजह से वो भी उड़ गई, वो भी खत्म हो गई। यहां बिखरे रहने में ही संगठन है। कहां पर, राजस्थान में। राजस्थान में कुछ जगहों पर रेत के कण बिखरे रहते हैं, चिपकते नहीं है और बिखरे रहते हैं, इसी में ही ये संगठन है, इसी में ही वो संगठन कर सकते हैं। संगठन माने इकट्ठा करना, इसी में ही वो इकट्ठा कर सकते हैं, क्या, पानी, नमी, वो नमी इकट्ठा करके रखते हैं। क्यों, क्योंकि वो बिखरे हुए हैं, बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं, यहां परस्पर लगाव ही नहीं है, लगाव ही नहीं होता, मतलब चिपकते ही नहीं है वो, इसीलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी जरूर हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती, दरारें आएंगी ही नहीं जब, क्योंकि लगाव ही नहीं हुआ। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रह जाता है, अंदर ही रह जाता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, नीचे से तो पट्टी रखवाली कर रही है और ऊपर से वो जो कण होते हैं वो रखवाली करते हैं, और दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है, यानी नमी जाने नहीं देते। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहां कुएं बन जाए तो उसका पेट यानी उसकी जो खाली जगह है, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है, बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। यह बात मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा चुका हूं। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी, मतलब खारे पानी का एक सागर होता है नीचे, लेकिन उसमें भी अमृत जैसा यानी बरसात का पानी इकट्ठा करना ये कोई छोटी बात नहीं थी। इस अमृत को पाने के लिए यानी उस पानी को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है, मंथन यानी विचार विमर्श किया है खूब, मतलब इस पानी को कैसे लिया जाए, कैसे क्या किया जाए, कुएं को बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए, इस तरह का काफी विचार विमर्श करने के बाद ये चीजें हो पाई हैं। अपने अनुभव को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित हुआ है। अब वो शास्त्र यानी वो जो नियम है कि ये पानी को इकट्ठा कैसे किया जाए, इसके ऊपर कुछ नियम बनाए हैं और पानी को 3 रूपों में बांट दिया है। यही बात लिखी हुई है कि इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। 3 तरह के पानी होते हैं। कौन कौन सा पानी? एक होता है बरसात का पानी, जो सतह से ऊपर ही रह जाता है, मतलब हम इकट्ठा कर लेते हैं, कैसे, जैसे तालाब में इकट्ठा हो जाता है, नदी में इकट्ठा हो सकता है, ऐसे कोई बड़े बर्तन में इकट्ठा हो जाता है, ये होता है बरसात का पानी। एक पानी होता है जो भूजल का पानी होता है, भूजल यानी जो धरती
के नीचे चारों तरफ फैला हुआ है, यानी समुद्र का पानी कह लो या भूजल पानी कह लो, खारा पानी कह लो। जो खारा पानी होता है धरती के काफी नीचे है। ये दो तरह के पानी हो गए। अब एक तीसरा रूप भी आता है जो इन दोनों से के बीच में बहता है। वो कौन सा पानी है? वो इसी पानी की बात हो रही है जिसके बारे में आज हम पाठ पढ़ रहे हैं। ये तीन तरह के पानी होते हैं, जो एक तो ऊपर पैर बह रहा है और एक जो नीचे बह रहा है खारा पानी, और एक जो बीच में नमी के रूप में है। ये तीन तरह के पानी को नाम भी दिए हैं। वो नाम कौन कौन से हैं वही लिखा हुआ है। पहला रूप है पालर पानी। पालर पानी कौन सा होता है? यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यानी ये जो ऊपर का पानी है, मान लो यहां आदि शब्द में भी बहुत कुछ है छिपा है, यानी यहां पर लिखा हुआ है ना नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। अब यहां पर जो आदि लिखा है ना, यहां पर आदि में बहुत कुछ है। मतलब सिर्फ नदी और तालाबों में ही नहीं रोका जाता, इस आदि में भी बहुत कुछ है। यानी बहुत ऐसी जगह है जहां पर उस बरसात के पानी को इकट्ठा किया जाता है। यहां आदि शब्द में भी बहुत कुछ छिपा है। उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा, मतलब फिर कभी लिखेंगे इसके बारे में। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। पाताल पानी कौन सा होता है? पाताल में जो बहता है। पाताल माने धरती के नीचे, पाताल पानी कहलाता है। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। ठीक है, वो आप समझ गए, खारा पानी। अब आता है इन दोनों के बीच का तीसरा पानी। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है, नाम है रेजानी पानी। इसको रेजानी पानी कहते हैं। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया, यानी बीच में ही रह गया, उस पानी को रेजानी कहते हैं। वर्षा की मात्रा को जब नापते हैं ना, वर्षा अक्सर गांवों में क्या होता है, वर्षा नापते हैं। वो क्या नापते हैं कि 1 उंगल, 2 उंगल, 4 उंगल वर्षा हुई है, ऐसा कहते हैं। लेकिन जो शहरों में वर्षा नापी जाती है उसमें रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यही बात लिखी हुई है कि वर्षा की मात्रा को नापने के लिए इंच या सेंटीमीटर नहीं लगते, बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग होता है। रेजा एक तरह का वर्षा नापने की यूनिट है, और रेजा का नाप धरातल में हुई वर्षा को नहीं, मतलब धरातल के ऊपर वर्षा कितनी हुई इसको नहीं नापता, धरातल में वर्षा कितनी समा गई है, वो यानी जो धरती के नीचे पानी कितना समा गया है, इस चीज को नापा जाता है। तो यही बात लिखी हुई है कि और रेजा का माप धरातल में हुई वर्षा को नहीं नापता, बल्कि धरातल में समाई हुई वर्षा को नापता है। यानी अंदर जो पानी चला गया। मरुभूमि पे पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। 5 अंगुल रेजा वर्षा हुई है, ऐसा कहते हैं। देखो वैसे तो आप समझ गए हो, लेकिन फिर भी आप इसको देखो कि पालर पानी जो होता है वो वर्षा का पानी होता है, ऊपर ही धरातल के ऊपर बहता है। जो नीचे का पानी होता है वो पाताली पानी, खारा पानी। रेजानी पानी जो बीच में नमी के रूप में रुका हुआ है। तो यही बात लिखी हुई है कि रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी में से अलग बना रहता है। मतलब ये जो रेजानी पानी है खड़िया पट्टी के कारण यहीं पर बना रहता है, वो पाताली पानी में नहीं मिल पाता। लेकिन खड़िया पट्टी अगर ना हो तो क्या होगा, तो यही रेजानी पानी पाताली पानी में मिलकर खारा हो जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो रेजानी पानी, यही बात लिखी हुई है, देखो रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में, लेकिन अगर मतलब ऐसी पट्टी ना हो तो उसके अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर क्या होगा, पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यानी उसका जो विशेष रूप था, यानी मीठा पानी था, वो खारा ही हो जाता है। फिर वो विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है। बच्चों मंथन का मतलब क्या बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं और याद भी रखते जा रहे हैं। आगे देखते हैं। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। मतलब कुई बनाना इतना आसान नहीं है, इसके लिए विशिष्ट कला की जरूरत होती है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। मतलब 4-5 हाथ के ही व्यास होता है बस, यानी जो घेरा होता है बीच का वो 4-5 हाथ ही होता है। और नीचे गहराई की बात करें तो 30 से लेकर 60-65 हाथ की गहराई होती है उसकी, माने बहुत ज्यादा नीचे। अब ऐसे कुई का बनाना, उसको रोकना, ये कुशलता ही होती है, ये सावधानी की पूरी ऊंचाई ही होती है, तब वो काम हो पाता है। अब आगे के पैराग्राफ में ये बता रखा है कि कोई बनती कैसे है, और उसी को मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। कोई बनती कैसे है, मतलब जितना आप आसानी से सोच रहे हो उतनी आसानी से नहीं बनती। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये जमीन है, इस जमीन के अगर 5-6 हाथ नीचे की गहराई की कोई खुदाई हो गई। अब वो क्या करते हैं, अब ज्यादा खुदाई करेंगे तो क्या होगा, मान लो यहां तक खुदाई कर दी और कुछ भी नहीं किया, तो ये जो ऊपर की रेत है ना, ये नीचे आने के खतरा बना रहता है। और ये जो नीचे आ गई, यहां से भी नीचे आ गई, यहां से भी नीचे आ गई, तो ये जो नीचे आदमी बैठा होता है ना, यहां पर कुई की खुदाई कर रहा होता है चेलवांजी, वो दब जाएगा, उसके तो प्राण ही चले जाएंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो पहले थोड़ी सी खुदाई करते हैं। मान लो 4-5 हाथ खुदाई कर ली, ठीक है। खुदाई करने के बाद चिनाई भी कर देते हैं साथ साथ, यानी कि ईंटों से, सीमेंट से अच्छे से चिनाई कर दी जाती है और फिर आगे की खुदाई की जाती है। ये बात ध्यान रखना कि ऐसा मत सोचना कि लास्ट तक पहले खुदाई कर दी जाती है फिर यहां पर ईंटें या ये जो सीमेंट है फिर लगाई जाती होगी, नहीं। इसके साथ साथ ही ये काम कर दिया जाता है, क्योंकि एक तो ये संकरा होता है काफी, यानी बहुत ज्यादा कम जगह होती है जिसमें वो बैठा होता है, और उसके आसपास चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है। अगर वो दब जाए तो उसके तो प्राण ही चले जाए। इसीलिए पहले जितनी खुदाई हो चुकी उसकी चिनाई कर दी जाए, फिर आगे की खुदाई की जाए, ऐसे कर करके, ताकि ये जो चिनाई, ये जो मिट्टी है ना, ये इस तरफ ना आए।
अब एक बात और ध्यान से सुनो कि कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो मिट्टी या ये जो रोकने के लिए मिट्टी को, रेत के कणों को रोकने के लिए चिनाई की जाती है या ईंटें लगाई जाती है, सीमेंट लगाई जाती है, ये रोक नहीं पाती उस मिट्टी को क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है। तब वो क्या करते हैं, तब वो कुछ अलग रूप लेते हैं, अलग तरीका अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, रस्सी लेते हैं, और रस्सी भी कोई ऐसी वैसी नहीं, एक खास तरह की रस्सी होती है। उस रस्सी की खास बात यह है कि उस रस्सी को गोल गोल घेरा बनाया जाता है उसका। अब गोल गोल जब घेरा बना दिया, अब दूसरा घेरा भी तो इसी के ऊपर डलेगा, है ना। अब वो जो दूसरा घेरा इसके ऊपर डलता है तो ये आपस में चिपक जाती है, यानी एक के ऊपर एक घेरा डलता है तो ये आपस में चिपक जाती है इतनी मजबूती के साथ। ये फिर अलग होना इतना आसान नहीं होता इनका, तो ये इस तरह से चिपकती जाती हैं। और क्या किया जाता है, उस रेत को वो रोक लेती हैं क्योंकि वो रस्सी का घेरा लग गया, रेत तो साइड में रह गई। तो अब उस रस्सी से रोक लिया गया उस रेत को। अब यहां पर चिनाई कर दी जाएगी, चिनाई आसानी से हो जाएगी क्योंकि रेत अब कण यहां नहीं आ रहे हैं, अब वो रोक लिया रस्सी ने। अब चिनाई आसानी से हो जाएगी। चिनाई जब सूख जाएगी तब रस्सी को हटा दिया जाएगा और धीरे धीरे और खुदाई हो जाती है। तो रस्सी के जो आखिरी सिरा था उसको नीचे भी कर दिया जाता है। धीरे धीरे उस रस्सी के जो, यानी मान लो ये पहला घेरा था, इसके ऊपर दूसरा घेरा, तीसरा घेरा, इस तरह से लग जाता है। अब खुदाई और हो चुकी नीचे की तरफ। अब क्या करते हैं, नीचे की तरफ इस रस्सी को खींच लिया जाता है और ऊपर ऊपर जो खाली हो गया उसके ऊपर एक दो घेरे और लगा दिए जाते हैं, मतलब जितने घेरे लगाने हैं और बिठा दिए जाते हैं और रस्सी लगा दी जाती है। इस तरह से वो रेत के कणों को रोकती हुई रस्सी, अब वो चलवांजी आसानी से वो काम कर पाते हैं क्योंकि रेत के कणों को उस रस्सी ने रोक लिया है। अब चिनाई आसानी से हो जाती है, आगे का काम वैसा ही हो जाता है। अब स्थिति यह भी आती है कि कई बार वो रस्सी भी काम में नहीं आती, रस्सी भी उस रेत को नहीं रोक पा रही, इतना प्रेशर हो गया है। अब क्या किया जाता है, अब तीसरा तरीका, वो तीसरा तरीका आगे ही बताऊंगा, पहले हम जितना पढ़ चुके हैं उसको जितना समझ चुके हैं उसको पढ़ लेते हैं। देखो, चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। मतलब अगर श्रेष्ठतम काम होगा तो ही तो कुई का प्राण बनेगा, यानी कुई बन पाएगी। इससे थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से यानी चमड़े के बैग से या बाल्टी से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है। ये बात मैं समझा ही चुका हूं, ताकि मिट्टी भसके या घसे नहीं, यानी खिसक ना जाए, वो गिर ना जाए उसके ऊपर, इसलिए चिनाई कर दी जाती है, उसको एक रोक लगा दी जाती है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी भी बढ़ रही है। अब क्या किया जाता है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रेत के कण फेंके जाते हैं और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है, नीचे फेंकते हैं तेजी से। मरुभूमि में, मतलब ये एक अनोखी चीज होती है। देखो, अब मरुभूमि में यानी जहां पर रेत ही रेत है, वहां पर जब हवा चलती है तो हवा से वो रेत के कण इधर उधर उड़ते रहते हैं, होता है ना, आपने भी देखा होगा, आपके शहरों में भी देखा होगा, रेत के कण हवा से उड़ जाते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है, कुएं के अंदर जब वो रेत के कण फेंके जाते हैं तो रेत के कण से हवा उड़ती है ना, ऑपोजिट काम। यही बात समझाई हुई है। देखो, मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहां से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहां कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है, मतलब हवा ही उड़ जाती है रेत के कणों से, और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को थोड़ी राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो जो रेत के कण है ना, वो रुकते ही नहीं है। वही बात मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। कैसे बांधा जाता है? ऐसे गोल गोल घेरा करके। मैं आपको चित्र भी दिखाता हूं, पहले आप थोड़ा पढ़ लेते हैं। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास, ये रस्सी कैसे बनती है इसके बारे में बता रखा है कि एक घास होती है, खीप नाम है, खीप नाम की घास होती है, उस घास से ही रस्सी बनाई जाती है। और ये जो खीप घास है ना, इसकी एक खास बात है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वो आपस में चिपक जाती है। देखो, साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा, यानी इतना मोटा, लगभग इतना मोटा, 3 अंगुल मोटा, या यूं कह लो इतना मोटा रस्सा बांधते हैं। तो ये 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है, 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है। गोला मतलब घेरा बिछाया जाता है। कैसे बिछाया जाता है मैं आपको चित्र में दिखाता हूं, कुछ इस तरह से। देखो, ये जो रस्सी है ना, कुछ इस तरह से, ये रस्सी इस तरह से गोल गोल बिछाई जाती है, नीचे से शुरू की जाती है और ऊपर तक आ जाती है। ठीक है, पहले दिन की खुदाई हो चुकी है, अब यहां पर चिनाई कर दी जाएगी। अब नीचे रस्सी को खींच लिया जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एक दूसरे से चिपकी हुई है। अगर एक दो को भी खींच लिया जाए तो वो बाकी भी उसके साथ साथ आएंगी, तो वो नीचे की तरफ खिसका दी जाती है अगर और खुदाई हो जाए तो। और ये रस्सी इतनी ज्यादा मात्रा में होती है, मतलब क्योंकि एक घेरे में 5-6 हाथ रस्सी लग जाती है, मतलब बहुत ज्यादा रस्सी चाहिए होती है। अब और ज्यादा घेरे बनाते जा रहे हैं, क्योंकि कुएं तो गहराई बहुत ज्यादा है, उसमें सारे कुएं में रस्सी को बिछाना, रस्सी को लगाना, तो ये तो बहुत ज्यादा रस्सी चाहिए। तो
अब जो दूसरा नया लोग होगा ना, कोई देखेगा बाहर से जिसको पता नहीं है यहां पर क्या हो रहा है, वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि यहां कुई खुद रही है, उसको लगेगा कि शायद रस्सी का कोई व्यापार हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हम पढ़ेंगे। देखो, इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है, यानी घेरा बिछा दिया जाता है, और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है, यानी एक रस्सी दूसरी रस्सी को वजन तो डालेगी ना, अपना अपना वजन तो डालेगी। तो जब वो वजन डालती है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है, आखिरी जो छोर होगा वो तो ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे से शुरू की, मतलब अगर इतनी कुई की खुदाई हो चुकी है मान लो, तो यहां से ही तो घेरा बनाना शुरू करेंगे, ऐसे कर करके ऊपर आएगा। तो ये जो आखिरी छोर है, वो आखिरी किनारा है रस्सी का, वो तो ऊपर ही रहेगा ना। तो यही बात लिखी हुई है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली, यानी पहले दिन जो कुंडली जमाई है कुछ इस तरह से, अब पहले दिन की जमाई हुई कुंडली दूसरे दिन खोदी जगह पर सरका दी जाती है, यानी इसी कुंडली को नीचे कर दिया जाता है, यानी इस रस्सी को बार बार पहले भी बता चुका हूं। चलिए, ऊपर छूटी हुई दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। अब इसको नीचे करेंगे तो ऊपर वाली दीवार खाली रह जाएगी, तो उसके लिए नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं, कहीं कहीं चिनाई भी होती रहती है। लगभग 5 हाथ, मतलब चिनाई करते रहेंगे तो ही तो वो रस्सी और वो जो चिनाई है वो रेत को रोकी रखेगी। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने की लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। देखो कितना सारा, मतलब मान लो ये जो घेरा है, एक घेरे में इसको इस तरह से एक घेरा लगाने के लिए रस्सा कितना चाहिए? 15 हाथ चाहिए। अब इसके अगर 10 घेरे बनाने हो, 15 घेरे बनाने हो, तो उससे गुना करते रहो, कितना सारा रस्सा चाहिए। तो यही बात लिखी हुई है। लगभग 15 हाथ की व्यास की कुई में रस्से की एक कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। एक हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं, मतलब एक हाथ की गहराई होगी ना जितनी, उसमें 10 से 15 नहीं, 8-10 लपेटे लग जाते हैं सिर्फ एक हाथ में ही। और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। हो ही गई, क्योंकि 10 से गुना कर लो। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए, यानी मिट्टी को रोकने के लिए रस्सा बांधना पड़े, तो रस्सी की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है, मतलब लगभग 4000 हाथ लंबा रस्सा हो जाता है। मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा रस्सा हो जाता है, कहने का मतलब नए लोगों को तो समझ में ही नहीं आएगा कि यहां कोई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है, पता ही नहीं चलेगा। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है ना ही खीप, मतलब कहीं कहीं जगह तो रस्सी भी नहीं मिल पाती। तब क्या करते हैं, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। बच्चों, पानी के कितने रूप बताए थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, अभी तो बताए। देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से अभी तक भी सुन रहे हैं। तो क्या लिखा था कि रेजानी पानी होगा तो कुइयां तो वहां पर भी बनेगी, चाहे रस्सी हो या ना हो। अब ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है, मतलब मिट्टी को रोकना है तो कैसे रोकें, चिनाई तो बाद में होगी ना। तो क्या किया जाता है, आपको मैं चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। कुछ यहां पर देखिए, कुछ इस तरह से देखो, यहां पर एक कुई है जिस पर लंबे लंबे लट्ठे गोल गोल डाल दिए जाते हैं। ये लट्ठे कुछ इस तरह के होते हैं, इस आकार के। ये लट्ठे आपके बुक में ये चित्र है, आप देख सकते हैं। तो ये लट्ठे यहां इस तरह से डाल दिए जाते हैं और गोल गोल घेरा बना दिया जाता है। अब इसके अंदर चिनाई कर दी जाएगी और ये लट्ठे बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब इससे क्या होगा, अब वो जो रेत है वो आगे आ जाएगी, उस दीवार के साथ सट जाएगी, उस चिनाई के साथ सट जाएगी, नमी आएगी, पानी आ जाएगा। यही बात यहां पर अब हम पढ़ेंगे, देखते जाइएगा। देखो, लट्ठे बने किससे होते हैं? अरणी, बण, जिसको कैर भी कह देते हैं, बावल, कुंबट, इन पेड़ों, ये पेड़ों के नाम ही है, इन पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। डगाल मतलब लकड़ी से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी जो होती है वो अरणी की ही मानी जाती है। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न भी मिल पाए तो आक तक से भी काम लिया जाता है। आक एक कमजोर पौधा होता है, उस लकड़ी से भी काम ले लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं, चित्र में आपने देख ही लिया होगा। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांध दिया जाता है। खीप ज्यादा मात्रा में तो थी नहीं, लेकिन थोड़ी मात्रा में तो थी, तो उससे जो रस्सी बनी है अब उससे लट्ठे बांध लिए जाते हैं, ताकि वो लट्ठे गिरे नहीं या एक अपना स्थान ना छोड़े, उसको कसकर बांध दिया जाता है। तो यही बात लिखी हुई है। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी से भी काम लाते हैं, मतलब कई बार खीप नहीं मिल पाती तो चक की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, वो भी कुंडली के आकार में बांध दी जाती है। किसको? उस लट्ठे को उस रस्सी से कुंडली के आकार में बांध दिया जाता है, इसलिए इसे सांपड़ी भी कहते हैं। सांपड़ी जिस तरह से सांप बैठता है ना गोल गोल आकार करके, वैसे ही इस रस्सी को भी बांधा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है, मतलब उसे पता चल जाता है खड़िया पट्टी आ गई है या आने वाली है, मिट्टी की परख से ही पता चल जाता है। तो चलवांजी खूब जानते हैं इस बात को। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है।
चिजारों ऊपर आ जाते हैं, यानी सब चिनाई कर दी जाती है और वो लास्ट होता है बस। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है, मतलब ये कोई छोटा काम नहीं था। जब कुएं बन जाती है तो एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिसने कुएं की खुदाई की है यानी चेलवांजी, उसको खूब मान सम्मान मिलता है बहुत ज्यादा मात्रा में। और सिर्फ उसी टाइम ही नहीं, उसके बाद भी, यानी कोई तीज त्योहार आ गया या इस तरह का कोई फंक्शन आ गया घर में, जिनके लिए उसने उस कुएं की खुदाई की है, वो बहुत सम्मान करते हैं पूरा साल। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ देखिए, कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी विशेष ध्यान रखना यहां की परंपरा रही है। पर काम पूरा होने पर विशेष भोज का आयोजन भी होता है। विशेष भोजन का आयोजन किया जाता है, एक तरह की पार्टी की जाती है। चेलवान जी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती है। अच्छा, ये काम ना पहले होता था, अब नहीं होता। अब भी कोई खुदाई होती है, लेकिन अब तो बस पैसे दिए और काम खत्म होकर दिया जाता है। मतलब इतना मान सम्मान नहीं दिया जाता, इतनी कदर नहीं की जाती। यही बात आगे लिखेंगे, लिखी हुई है, देखिएगा। तो तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन ही नहीं टूट जाता था। आज प्रथा यानी एक तरह की परंपरा है, उससे उन्हें वर्ष भर के तीज त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती। और फसल आने पर खलियान में, यानी जहां धान रखा जाता है ना, वहां पर उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। यानी चिलवान जी को इतना मान सम्मान, इतना कुछ मिलता था जिसकी कोई हद नहीं होती थी, बहुत इज्जत की जाती थी। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चेलवांजों के बदले सामान्य गृहस्थ भी एक इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। मतलब कोई आम इंसान भी उस कुएं की खुदाई करने लग जाता था। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल, यानी एक जगह का नाम है, पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, ये एक अनुसूचित जाति का नाम है, इनके हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां, पार भी कह देते हैं, कुइयां भी कह देते हैं, दोनों एक ही मतलब है। तो ये जो पार या कुइयां बनी हुई हैं, वो 100-200 साल पहले जो बनी थी, वो आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 कारण हैं। अब बात आती है कि कुएं का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाऊं तो आप देखो कि कुएं का जो मुंह है ना, वो छोटा ही क्यों रखा गया। यानी ये जो कुआं, इसको कुआं क्यों नहीं बना दिया जाता, इसको बड़ा क्यों नहीं बना दिया जाता। अगर बड़ा बनाएंगे तो यहां पर जो पानी है वो ज्यादा आएगा, ऐसी सोच आपकी भी होगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। नमी तो उतनी ही है, वो 3-4 घड़े जो या 3-4 बाल्टी पानी है, वो उतना ही आएगा बस यहां पर। अब चाहे कुआं बना लो। अब कुआं बनाने का नुकसान देखो क्या है। देखो, अब ये है कुएं, यहां पर पानी इतना इकट्ठा हो चुका है लगभग, है ना। लेकिन अगर यही कुआं होता, यानी ये जो चौड़ाई होती वो ज्यादा होती, तो ये पानी यहां तक नहीं होता, ये पानी यहां तक होता। क्योंकि चौड़ाई ज्यादा हो गई तो पानी का जो सतह होगा वो फैल जाएगा। अब पानी निकालना कितना मुश्किल होगा, है ना। मुश्किल ही होगा, क्योंकि पानी तो नीचे नीचे ही रहेगा, सतह पर रहेगा। छोटा होने के कारण पानी ऊपर आ गया, जिससे बाल्टी भरना आसान हो गया। एक कारण तो ये होता है कि यहाँ ये जो कुएं है इसीलिए बनाई जाती है, इसका जो मुंह है छोटा इसीलिए रखा जाता है। दूसरा कारण, 3 कारण है टोटल। दूसरा कारण सुनो, दूसरा कारण ये है कि जब धूप पड़ती है, यानी जब धूप भी तो आती है हर जगह, हर बार वर्षा ही थोड़ी आती रहेगी, धूप आएगी तो बड़ा मुंह होने के कारण उसकी जो किरण है वो नीचे तक चली जाएगी। धूप की जो गर्मी है वो नीचे तक पहुंच जाएगी और उससे जो पानी का जो वाष्प है, या यूं कह लीजिए पानी सूख जाएगा जल्दी। इसीलिए कुएं रखी जाती है, यानी मुंह छोटा रखा जाता है। इससे क्या होता है, धूप तो यहां पर भी पड़ती है लेकिन वो ज्यादा नीचे तक धूप नहीं जा पाती, उसकी जो गर्मी है धूप की वो ज्यादा नीचे तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि मुंह छोटा है। तीसरा कारण ये है कि ये जो कुआं है ना, सॉरी, ये जो कुएं है, इसके ऊपर ढक्कन लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कुएं का निर्माण करवाया है वो किसी एक परिवार ने करवाया है। अब वो एक परिवार ने निर्माण करवाया तो उसी का ही हक है वो 3-4 बाल्टी लेने का। अब सारे ही ले लेंगे तो क्या, तो उनके हाथ लगेगा। तो वो क्या करते हैं, इसके ऊपर ढक्कन रख लेते हैं। ढक्कन रखकर ताला भी लगा देते हैं, कई तो ऐसे भी करते हैं। तो ताला लगाकर रखते हैं ताकि जब अगले 24 घंटे हो तो वो ताला खोलकर वहां से पानी निकाला जा सके, यानी एक तरह की सिक्योरिटी रखी जाती है। अब सोचो, कुआं होता और उस कुएं का ढक्कन बनाना होता तो कितना मुश्किल होता, है ना। तो ये 3 कारण थे, यही बात हम यहां पर पढ़ेंगे। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। देखो, कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। मतलब रेत में जो जमा नमी है वो धीरे धीरे रिस रही है। एक बार में तो आ नहीं रहा पानी, धीरे धीरे रिस कर वो पानी इकट्ठा हो रहा है। दिन भर में एक कुएं मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उसमें से 2-3 घड़े भर सकें। कुएं के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुएं का व्यास बड़ा हो, यानी कुआं बना दिया जाए, तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रीस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है, मतलब थोड़ा ऊपर आ जाता है पानी। कई जगहों पर कुएं में से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले, मतलब कई बार बाल्टी नहीं बल्कि उसके बदले चड़स का उपयोग किया जाता है। अब चड़स का मतलब होता है चमड़े का बैग। चमड़े का बैग की खास बात ये होती है कि वो कुछ इस तरह का बैग होता है, उसके आगे का जो हिस्सा होता है, मतलब कुछ इस आकार का, मान लो ये गोल आकार है और उसके आगे लोहे का एक कड़ा लगा दिया जाता है।
जिससे वो रस्सी बांधी जाए, तो वो कड़ा होता है बहुत भारी। अब उसको नीचे डाला जाता है, नीचे डालते हैं, चमड़े का बैग इतना है, जब वो नीचे पहुंच जाता है तो अब वो कड़े के भार की वजह से वो उल्टा हो जाता है ना, उल्टा हो गया। अब रस्सी को खींचा जाएगा तो वो सीधा होगा इस तरह से। अब जो चमड़ा है ना, चमड़े का बैग है, नीचे का हिस्सा वो खुल जाता है, धीरे धीरे खुलता खुलता, चमड़े का है तो वो ज्यादा फैलता है। दिखने में वो छोटा सा होता है चमड़े का बैग, लेकिन जब उसमें पानी भर जाता है वो फैलता फैलता काफी बड़ा हो जाता है। तो इसका भी प्रयोग कर दिया जाता है। यही बात यहां पर समझाई हुई है। देखो कि समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चरस का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। क्यों धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। मतलब लोहे का जो वजनी भाग होता है वो कड़ा वो बंधा होता है आगे आगे। चरस पानी से टकराता है, यानी वो चरस जाती है नीचे, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा का पानी में भी ठीक से डूब जाता है। वो अच्छे से डूब चुका होता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेती है, यानी अपना पूरा रूप लेकर उसमें काफी सारा पानी आ जाता है। आगे देखो, पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास की सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों में फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी है। मतलब वो मैं बता रहा था ना, चमड़े का बैग है, चमड़ा आता कहां से है, वो यहीं से आता है, फटी हुई ट्यूब से। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। मतलब तेज, अब दूसरा कारण बता रखा है कि दूसरा कारण क्या है कि वहां वो जो कुएं का जो मुंह है वो छोटा क्यों रखा गया है। उस दूसरा कारण ये है कि कुएं का व्यास के संबंध में इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा होगा तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा, है ना, तो बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने में रोक नहीं पाएगा, फिर वो गर्मी नीचे तक पहुंच जाएगी। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना भी जरूरी है। अब तीसरा कारण है ये कि ढककर रखना भी तो जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे आपको। मतलब आप जाओगे तो वहां पर ढक्कन ढके हुए मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह, यानी एक तरह की एक घास है, उसकी तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। मतलब इन तरह के ढक्कन भी लगा दिए जाते हैं। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे, मतलब जहां लोग आना जाना शुरू हो गए हैं, वहां पर अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां आने वाले जाने वाले लोग ही पी लेंगे उस पानी को। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। पहले ताले नहीं लगते थे, लेकिन आना जाना ज्यादा बढ़ गया है तो अब ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी, पानी खींचने के लिए घिरनी लगी होती है ना, घिरनी कह लो या ये चक्री कह लो, जिससे पानी खींचा जाता है। जैसा आप चित्र में भी देख रहे हैं, इसको घिरनी कहते हैं, जिससे पानी ऊपर खींचा जाता है, यानी आसानी से वो रस्सी खींच जाती है। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट तो खींची नहीं जाएगी, इसलिए वो गोल गोल घिरनी लगी होती है। तो घिरनी या चक्री पर लगाए जाते हैं। मतलब वो जो ताले है ना, वो घिरनी या चक्री पर भी लगा सकते हैं, वहां से भी काम चल जाता है, क्योंकि घिरनी ही नहीं चलेगी तो पानी ऊपर कैसे खींचे जाएंगे। तो यही बात लिखी हुई है। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर या चक्री भी लगाई जाती है। यह है गरेड़ी, चरखी या फ्रेड़ी भी कहलाती है। मतलब इसके और भी नाम है, गरेड़ी कह लो, चरखी कह लो, फ्रेड़ी कह लो। फ्रेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है। दो भुजाएं होती है ना, उस पर लगाई जाती है। मतलब कुछ इस तरह से दो भुजाएं होती है लकड़ी की, उसके बीच में गोल गोल घिरनी लग जाती है ताकि वो गोल गोल घूम सके। गुलेल टाइप में कह सकते हो। लेकिन प्राय या गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। आर पार छेद कर दिया जाता है, उसके ऊपर घिरनी लग जाती है, यानी फिरकी लग जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन बन सकता है। मतलब बहुत कठिन काम है बिना उस चरखी से पानी निकालना। ओड़ाक और चरखी, चरसी को यहां वहां, मतलब वो जो चरसी या बाल्टी है, यानी चरसी मतलब चमड़े का बैग या बाल्टी कह लो, उसको यहां वहां बिना टकराए सीधे ऊपर तक ले आती है। मतलब अगर वो चरखी ना हो तो बाल्टी यहां वहां टकराएगी, लेकिन वो सीधा ऊपर ले आती है। किसकी वजह से होता है? वो चरखी की वजह से ही होता है। पानी बीच में छलक कर गिरता भी नहीं है। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है, वजन भी आसानी से खींच जाता है। अब आगे के पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि यहां पर कुइयां एक नहीं होती। ये जो इलाका है राजस्थान में जहां पर खड़िया पट्टी है, उस खड़िया पट्टी के लिए एक कुई नहीं होती, वहां पर सैकड़ों कुइयां बन जाती हैं, सैकड़ों, और हर एक कुई में पानी रिसता रहता है। हालांकि जितनी ज्यादा कुइयां होंगी उतना पानी कम ही रिसेगा, या कम नहीं रिसेगा, मतलब पानी अगर बरसात की मात्रा 100% है, अगर एक कुई हुई तो 100% एक ही कुई को मिलेगा। लेकिन दूसरी कुई बना दी तो क्या मिलेगा? 50% इसको मिलेगा, 50% इसको मिलेगा। लेकिन अगर चार कुइयां वहीं पर ही बना दी तो अब वो 100% का हिस्सा बराबर बराबर बट जाएगा। 25% इसमें, 25 इस तरह से चारों हिस्से बनेगा। ऐसे और ज्यादा कुइयां बनती रहेंगी तो हिस्सा कम आता है। मतलब नमी तो उतनी ही है ना, बरसात ज्यादा
बनती जा रही है, हर बार आती जा रही है, वो एक अलग बात है, बार बार पानी आता रहेगा वहां पर। लेकिन अगर एक बार बरसात हुई है तो पानी भी उतना ही है वहां पर। अब परसेंटेज के हिसाब से यानी कुइयों के हिसाब से डिसाइड करेगा कि आप एक कुई में कितना परसेंट आएगा। तो यही बात लिखी हुई है आगे। अब एक बात और लिखी हुई है कि ये जो कुइयां होती है ना वो निजी होती है। बेशक वो सार्वजनिक स्थान पर बनी है, मतलब सरकार की जमीन पर बनी होगी कुइयां, लेकिन बनाने वाले वो अपनी निजी ही मानते हैं, वो उनकी निजी कुई ही होती है। लेकिन उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है, वो परमिशन ले लेते हैं और उसका जो पानी होता है वो मतलब कुई बनाकर उसका जो पानी होता है वो फिर वही इस्तेमाल करते हैं और कोई नहीं ले सकता। तो ऐसा ही कुछ हम पढ़ेंगे। देखिए, खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, मतलब कोई छोटी मोटे भाग तो है नहीं, बहुत दूर दूर तक खड़िया पट्टी है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती ही जाती है। ऐसे क्षेत्रों में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती हैं, मतलब 30-40 कुइयां तो नॉर्मल बात है। हर एक घर की एक अलग कुई होती है। परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी बन जाती है। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई होती है, मतलब कोई अपनी कुई बना लेता है तो उसी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी निकालने का हक उसका अपना हक है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो चुकी, मतलब नमी की जो मात्रा है वहां पर वो तय हो चुकी है। कितनी है? क्यों? क्योंकि वर्षा तो हो चुकी। अब वर्षा मान लो 100% होगी तो 100% नमी हो गई, वो तो तय है। अब उससे कम ज्यादा तो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वर्षा खत्म हो चुकी है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय, जो पहले से तय है यानी वो 100% तय है, उस तय नमी का बंटवारा होना। इसीलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। मतलब ऐसे नहीं कि हर कोई नई कुई बनाकर बैठ जाएगा, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ग्राम समाज का अंकुश होता है उस पर कि हर कोई नई कुई नहीं बना सकता। परमिशन लेंगे, जरूरत दिखेगी कि हाँ इनको जरूरत है तो ही नई कुई बनाने की इजाजत दी जाएगी। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है, क्योंकि जितनी ज्यादा कुइयां होंगी उतना बंटवारा हो रहा है। बच्चों, कुई बनाने वाले को क्या कहते हैं? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे वाले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ये बिल्कुल कोई वैसी ही है जैसे एक पहले कहानी थी ना कि एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, हर रोज देती थी। अब उससे जो अंडा है ना वो हर रोज लिया जा सकता था, एक ही दिन में प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही ये कोई भी है, ये रोज सोने का अंडा ही देती है, यानी हर रोज मीठा पानी ही उड़ेलती है, यानी 3-4 बाल्टी अमृत जैसा पानी, मीठा पानी होता है। लेकिन वो एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि नमी तो धीरे धीरे ही आएगी। यही बात लिखी हुई है। देखो, हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित यानी बहुत लंबे से पहले से जो सब लोग जानते हैं ऐसी कहानी को जमीन पर उतारती है कोई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव एक ही टाइम पर, सारे टाइम मतलब एक गांव में शाम के समय में ही, यानी गोधूली बेला होती है। गोधूली बेला वो होती है जो शाम का समय होता है, यानी जहां पर गायें जब शाम को एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उससे धूल उड़ती है, तो उसको कहते हैं गोधूली। गोधूली का मतलब वो शाम का समय ही होता है। तो गोधूली बेला पर जब सब लोग कुई पर आते हैं और जो घिरनी चलाते हैं, चरखी चलाते हैं या पानी निकालते हैं, उसकी बहुत आवाज होती है। सब लोग एक ही टाइम पे, लगभग एक ही टाइम पर आते हैं शाम के समय में। और दूसरी तरफ चरवाहे अपने गाय भैंसों को लेकर जा रहे होते हैं, तो उनकी जो रंभाने की आवाज है, यानी गाय भैंसों की आवाज होती है, और उनकी घंटियों की आवाज और जो चरखी की आवाज, कुएं से पानी निकालने की आवाज, ये सब मिक्स हो जाती है। ये सब बातें यहां लिखी हुई है। देखो कि इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला पर कुइयों पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर, गोचर से लौट रहे, गोचर यानी गाय जो चरने गई हुई थी उससे लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज, रंभाने यानी जो आवाज होती है, रंभाना जैसे एक तरह जैसे शेर दहाड़ता है वैसे ही गाय भैंस रंभाती हैं, तो रंभाने की आवाज में समा जाते हैं। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं, कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी। अब 24 घंटे आराम। रेत के नीचे सब जगह खड़िया पट्टी नहीं है। अब आप ये भी मत सोचना राजस्थान में रेत ही रहता है और रेत के नीचे खड़िया पट्टी ही होगी, नहीं, सब जगह नहीं है, कुछ जगहों पर है। वो कौन सी जगह है वो यहां लिखी हुई है। तो ये लिखा हुआ है कि खड़िया पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। पूरे राजस्थान में कुइयां नहीं है। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इन कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण यहां गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं, बहुत सारी कुइयां मिल जाएंगी। जैसलमेर जिले के एक गांव खरेड़ों की ढानी में तो 120 कुइयां थी, 120। इसको 6 बिस्सी भी कहते हैं।
इस लोग इस क्षेत्र को 6 बीसी यानी 6 गुना 20 यानी 120 हो गया ना, तो ये 6 गुना बीसी के नाम से भी जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं, मतलब कुई का दूसरा नाम है पार। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद है, मतलब कुइयों के कारण ही आबाद हुए हैं, इसीलिए उनका नाम भी पार के नाम से ही पड़ गया, और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार, इस तरह के नाम भी रखे गए हैं। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम है, सब जगह खड़िया पट्टी नहीं कहते, सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धादड़ो, कहीं धड़धड़ो तो कहीं बिट्टो रे बिलियो के नाम से भी जानी जाती है, मतलब खड़िया पट्टी के इतने नाम है। तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी है, खड़िया नहीं खड़ी, खड़ी के नाम से भी जानते हैं, और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कोई, मतलब कोई भी इसी की वजह से है। बच्चों आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है, जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिएंगे, लेकिन ये मिलेंगे कहां? लिंक दिया है बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, सबसे ऊपर लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th क्लास, इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। ये तीनों चीजें आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी, ये तीनों चीजें जरूर देखना उस लिंक पर क्लिक करके। लेकिन 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 उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट, देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे समझ चुके हैं तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कोई शब्द से तात्पर्य है, मतलब कोई शब्द का तात्पर्य बताना है। आपके ऑप्शन शुरू होंगे, लेकिन बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कोई शब्द से तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शन ए खुला स्थान, ऑप्शन बी गहरा स्थान, ऑप्शन सी छोटा सा कुआं, ऑप्शन डी गहरा कुआं। आपके 5 सेकंड होते हैं, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, कुएं की खुदाई किससे की जाती है? आपके ऑप्शन ए फावड़े से, बी हत्ती से, सी दराती से, डी बसोली से। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी बसोली से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, बड़े कुओं के पानी का स्वाद कैसा होता है? आपके ऑप्शन ए मीठा, बी नमकीन, सी कड़वा, डी खारा। आसान सा प्रश्न है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी खारा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जहां लगाव है वहां डैश भी होता है। आपके ऑप्शन ए बिखराव, बी अलगाव, सी अवसान, डी कुछ भी नहीं। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी अलगाव। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हां आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस लिंक का फायदा ये है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर देखना, इसको देखने के बाद आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।